वैसे तो ऑथेंटिसिटी के तौर पर अपना चैप्टर खत्म हो गया। कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो देखो। जैसे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा पर तीव्रता, द्विध्रुव के कारण आर थीटा पर तीव्रता का मान निकालेंगे। यहां आर थीटा का मतलब यह है, सबसे पहले द्विध्रुव बनाओ, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये इसका मध्य बिंदु है, ये बिंदु ए, बिंदु बी और ये बिंदु सी। इस रेखा को हम अक्ष रेखा बोलते हैं और इसको निरक्ष रेखा बोलते हैं। लेकिन हमारे पास एक बिंदु है पी, ये बिंदु है। इस बिंदु एन पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब यहां आर थीटा का मतलब क्या है? इस बिंदु की द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी का मान स्मॉल आर और इस एंगल का मान थीटा है। ध्यान से सुनो, इस द्विध्रुव के लिए अक्ष रेखा होती है, इस पर तीव्रता का मान निकाला 2 kp/r³। ये निरक्ष होता है, निरक्ष पर तीव्रता का मान निकाला kp/r³। अक्ष पर तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है और इस निरक्ष पर तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। ये आपको पता है। चाहो तो मैं एक बार रिवाइज करूं। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस बिंदु पर तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण, देखते जाओ, ये द्विध्रुव आघूर्ण, इस बिंदु पर तीव्रता, अक्ष पर तीव्रता भी इधर ही 2 kp/r³। ये निरक्ष, निरक्ष पर तीव्रता इधर, ई निरक्ष द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में, और इसका मान होता है kp/r³। ये आपको मालूम है, एक डब्बा बनाया था अपन, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी। अब इसके अंदर मुझसे कहा जा रहा है कि बिंदु P, ये बिंदु N जो न अक्ष पर है न निरक्ष पर है, ये आर थीटा पर है, ये इसके ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। इसका मतलब होता है मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी का मान r और इस कोण का मान है थीटा। अब इस कोण के बारे में अभी तो हमारा क्या है, टॉपिक बहुत सिंपल सा है, लेकिन आगे जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये थीटा कहां से नापा है? अक्ष रेखा से, और किधर चलते हुए नापा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस दिशा में नापा। जैसे मान लो मैं एक द्विध्रुव इधर बना दूं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इस बिंदु को यहां ले लूं इधर की तरफ, ये एन बिंदु यहां ले लिया, ये आर है, और अगर मैं अल्फा दे दूं तो हम चकमा देंगे आपको, और वो चकमा आपसे गलती करवाएगा। जैसे मान लो मैंने इसका मान दे दिया आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री दे दिया, लेकिन आपके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में थीटा ये लेना है, मतलब 120 डिग्री वाला लेना। तो न्यूमेरिकल्स में हम कौन ये वाला दे देंगे आपको। तो जो बच्चे ये जान पाएंगे, जिनको ये याद रहेगा कि आर थीटा में थीटा अक्ष रेखा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए नापा गया कोण है, तो फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान काम है। अब इस बिंदु एन पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है, इस बिंदु एन पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ये इस दिशा में है, इस द्विध्रुव आघूर्ण को मैंने P मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, इस द्विध्रुव आघूर्ण के 2 घटक कर देता हूं। इसका इधर वाला घटक बता सकते हो, बहुत आसान है। इधर वाला घटक बता सकते हो, ये भी बहुत आसान है। मुझे जो द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, मैं इसके 2 घटक करने जा रहा हूं। ये थीटा है, इसका इधर वाला घटक आएगा, जिधर कोण उधर कॉस, तो इस घटक का मान आएगा P cos थीटा, इसको मैंने P1 मान लिया, और इसका इधर वाला घटक आएगा P2 बराबर P sin थीटा। एक प्रकार से अब आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी हल्की हो गई। कैसे हो गई? ये बिंदु O
ये बिंदु N, यहां से यहां तक की दूरी का मान R, ये हो गया P2 जिसका मान है P sin थीटा, और ये हो गया P1 बराबर P cos थीटा, और ये बिंदु हो गया N। इस बिंदु पर तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसको छोड़ दो, इसका काम हो गया पूरा। ये विद्युत द्विध्रुव था, इसके द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में विभाजित कर लिया। एक घटक P1 आ गया, दूसरा घटक P2 आ गया। जिधर कोण उधर कॉस, और दूसरा घटक ऑटोमेटिक साइन आ गया। अब प्रॉब्लम बड़ा आसान हो गया, 1 by 1। सबसे पहले देखो P1, द्विध्रुव आघूर्ण P1 के लिए, इस द्विध्रुव आघूर्ण P1 के लिए ON रेखा, इसको पहचान लो आप। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में अक्ष रेखा होती है, निरक्ष रेखा होती है। अगर ये द्विध्रुव आघूर्ण है -q +q, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में खींची गई रेखा कौन सी होती है? अक्ष रेखा। और द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत कौन सी होती है? निरक्ष रेखा। द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा काम में ले रहा हूं? P1। तो P1 की दिशा में इस रेखा को क्या माना जाएगा? इस ON रेखा को क्या माना जाएगा? अक्ष रेखा। अक्ष रेखा होगी। अतः P1 के कारण N पर तीव्रता, P1 के कारण N पर तीव्रता, इस P1 के कारण N पर तीव्रता, ये अक्ष रेखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, पहचान। तो अब तीव्रता का मान बता दो। E1 बराबर अक्ष पर तीव्रता का सूत्र 2kp/r3। P की जगह आएगा P1 और दूरी का मान R के बराबर है, तो R ही आएगा। अब इसकी दिशा के बारे में बात करूंगा। अक्ष पर तीव्रता किधर होती है? अक्ष पर तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। द्विध्रुव आघूर्ण किधर है? इधर है। तो अक्ष पर तीव्रता होगी O से N की ओर, या P1 की दिशा, P1 की दिशा। समीकरण नंबर 1 ये आ गया। इसी दिशा में E1, इसी दिशा में आगे तीव्रता का मान इसी दिशा में। इसी प्रकार से अब द्विध्रुव आघूर्ण P2, आपका ध्यान P2 पर चला जाना चाहिए। ये P2, सिर्फ इसी को देखो, अब इसको मत देखो, इसका तो काम हो गया कंप्लीट। इस P2 के लिए ON रेखा, इस P2 के लिए ये ON रेखा, P2 के लंबवत है ना। द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत खींची गई रेखा क्या होती है? निरक्ष रेखा। तो P2 के लंबवत नजर आ रही है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण P2 के लिए ON रेखा निरक्ष रेखा होगी। ये पहचानना है मेना, निरक्ष रेखा होगी। अतः P1 के कारण N पर तीव्रता, P1 के कारण N पर तीव्रता E2 बराबर। अब निरक्ष पर तीव्रता का सूत्र क्या होता है? Kp/r3। अक्ष पर क्या होता है? अक्ष पर 2kp/r3। देखो ये द्विध्रुव आघूर्ण है। अक्ष पर तीव्रता देखो, अंगूठा देखो, अक्ष पर तीव्रता 2kp/r3 और इस निरक्ष पर तीव्रता kp/r3, लेकिन अंगूठा इधर हो गया। kp/r3, लेकिन P क्या आएगा? P2 आएगा। तो ये P2 समीकरण। और इसकी दिशा, निरक्ष पर तीव्रता की दिशा, निरक्ष पर तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। द्विध्रुव आघूर्ण P2 इधर है, कोई बात नहीं, ये इसका निरक्ष है, बिल्कुल सही। तो इस निरक्ष के इस बिंदु पर तीव्रता P2 के विपरीत, P2 इधर तो तीव्रता इधर। तो आप देख सकते हैं
ये आ गया P2 के कारण तीव्रता एंड दिस इज E2। इसका मतलब बिंदु N पर दो तीव्रताएं पैदा हुई, E1 और E2। बस दो सदिश आ गए, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाओ, परिणामी सदिश का मान निकालो। और वैसे भी लंब होते हैं, जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो परिणामी कैसे निकालते हैं, k इज अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और चित्र बड़ा शानदार बनेगा इसका, चित्र में स्क्वायर बनाओ पूरा, सॉरी रेक्टेंगल बनाओ। स्क्वायर तो तब बनेगा जब E1 और E2 की वैल्यू सेम होंगी। तो ये आ गया आपके पास परिणामी तीव्रता E का मान। मान लो इस एंगल का मान है 5, अभी नहीं मालूम, आपको निकाल लेंगे अभी। इसकी दिशा क्या आई, P2 के विपरीत, ये P2 के विपरीत आई, समीकरण नंबर 2। अतः N पर परिणामी तीव्रता, N पर परिणामी तीव्रता, इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। अब हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं हर बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कि वहां से आगे कैसे सॉल्व करना है ये आपको नहीं देखना चाहिए। अब जैसे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बोला सर अब हम कर लेंगे, तो कर लेंगे का मतलब इसी वक्त आपको बोर्ड पर ना देख करके स्वयं चालू हो जाना चाहिए। और जब तक मैं इस तरह की बातें करता हूं जब तक तो आपका आंसर भी आ जाए। उससे क्या होगा, सिर्फ आपका यहां पर एक थॉट अप्लाई हुआ और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक कॉन्फिडेंस गेन आ गया कि मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन के अंदर अपना थॉट अप्लाई कर दिया और फोड़ दिया उस सवाल को। क्योंकि ये चीजें यहाँ पर टाइम वेस्ट कर देती कई बार। तो E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर 2kP1 अपॉन R³ और इसका भी स्क्वायर प्लस 2kP2 सॉरी kP2 अपॉन R³ और इसका भी स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आया, k अपॉन R³ अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 4P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब देखो आपको याद होगा मैंने आपको प्रॉब्लम शीट में क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपको एक क्वेश्चन ये पढ़ाते वक्त भी दिया था, उसका आंसर यही आ रहा है। मैं चाहता तो यहाँ P1 P2 के मान रख देता, लेकिन मैं आपको ये आंसर दिखाना चाह रहा था कि देखो उस प्रॉब्लम का आंसर ये है। तो कुछ बच्चों ने सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भी डाला है और तुरंत आधा पौन घंटे बाद ही डाल दिया था सॉल्यूशन इसका। तो इसीलिए मैंने यहाँ P1 P2 की वैल्यूज नहीं रखी ताकि मैं आपको उसी प्रॉब्लम के आंसर के दर्शन करा दूं। ये हो गया। अब मैं P1 P2 के मान रख दूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इसका आइडिया रहेगा सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं आगे। इसके अंदर मान रख दो E बराबर k अपॉन R³ अंडर रूट 4 P1 का मान रखो 4 P1 स्क्वायर है ना, P1 का मान ही रख दो P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस P2 का मान रखो P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। P स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकालूंगा और अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो E बराबर KP अपॉन R³। सिंपल सा काम। P स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यहां P स्क्वायर कॉमन आएगा, वर्गमूल के बाहर जाते ही P हो जाएगा। क्या बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो E बराबर KP अपॉन R³ अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं इसका मान कितना होता है 1। देन यू हैव ब्यूटीफुल आंसर 3 कॉस स्क्वायर थीटा
+1, ये आ गया आपका आंसर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं की, क्रॉस चेक हो जाएगा इसका। और बहुत आसान काम है इसको क्रॉस चेक करना, बहुत आसान काम। क्रॉस चेक कैसे करूंगा? अक्षीय बिंदु, अगर इस P बिंदु को, ये देखो ये थीटा था, ये अक्षीय बिंदु है, और ये क्या है? ये निरक्ष है, ये निरक्ष है और ये अक्ष है। अगर ये बिंदु N थोड़ा सा यहां होता तो देखो, देखो इसको चलाते जाओ, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और N बिंदु अगर अक्ष पर आ जाए तो थीटा का मान क्या हो गया? N बिंदु अक्ष पर आ जाए तो थीटा का मान आया दिमाग में? N बिंदु अक्ष पर आते ही थीटा गायब हो गया, 0 हो गया। थीटा का मान 0 कर दो, अक्षीय बिंदु मतलब थीटा बराबर 0। अब मैं अक्षीय बिंदु बोलो या थीटा बराबर 0 बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि थीटा बराबर 0 अक्षीय बिंदु पर होता है। थीटा 0 बोलो चाहे अक्षीय बिंदु बोलो, दोनों का मतलब एक ही। मान रख दो E। अब ये बिंदु क्या हो गया? अक्षीय, यहां लिख दिया मैंने अक्षीय। अब जो भी आंसर आएगा वो अक्षीय का आएगा, KP/R³ √3 cos² 0 + 1। cos 0 का मान 1, 3 + 1 क्या हो गया? 4, वर्गमूल से बाहर निकाला तो 2। तो E अक्षीय बराबर आ गया 2 KP/R³। क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है सर, यही तो पढ़ा है 2 KP/R³। अगर बिंदु निरक्षीय हो, चेक कर रहा हूं मैं इस सवाल को, अगर ये बिंदु थोड़ा सा इधर सरके तो देखो थीटा, थीटा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर N अगर निरक्ष पर पहुंच जाए तो थीटा का मान आ गया दिमाग में? अरे घुमाओ इसका स्टीयरिंग, घुमा दो इसको पकड़ करके, चल गया इधर। थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। तो थीटा 90 बोलो चाहे निरक्षीय बिंदु बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। मान रख दो E निरक्ष, इस निरक्षीय इसके अंदर मान रखूंगा, यहाँ निरक्ष आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैं अब चाहता हूं थीटा का मान 90 डिग्री रख दूं। KP/R³ √3 cos² 90 + 1। ये भाई साहब तो सलट गया, cos 90 का मान 0, ये पूरा हो गया 0, अंदर क्या बच गया? 1 का वर्गमूल निकाला तो 1, और आपका वही खूबसूरत याद किया हुआ आंसर KP/R³। इसका मतलब ये सब जगह लगेगा, अक्ष पे लगाओ तो अक्ष पे तैयार, निरक्ष पे लगाओ तो निरक्ष पर तैयार। तो अब हम इनको क्यों याद रखें? अक्ष निरक्ष याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा लागू, हमेशा कोशिश करें इसको याद रखें, क्योंकि ये ऐसा सूत्र आपको मिला है जो हर जगह लगेगा, चाहे अक्ष पे निकालो चाहे निरक्ष पर निकालो, सब जगह लगेगा, कहीं भी मना नहीं करेगा। अब आती है बात दिशा की। इस कोण से मिलो, आपसे पूछा जाता है कि ये जो तीव्रता आपने निकाली है इसका मुंह किधर है? इसका मुंह किधर है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आई कैप जे कैप किधर है? तो आपको इस परिणामी तीव्रता की दिशा का मान ज्ञात करना है। अभी भी सवाल वही चल रहा है, हमने चेक कर लिया उस सूत्र को कि सूत्र बिल्कुल सही है। अब दिशा निकालूंगा थीटा, छोटा सा ट्रायंगल देख लो आप, देखिए बनाओ। अच्छा बताओ, ये E2 है तो ये भी E2 होगा? बिल्कुल होगा सर। देखो ये E1 दिख रहा है क्या? ये भाई साहब E2 दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं यार, ये E1 दिख रहे हैं और ये E2 दिख रहे हैं। और क्या ये आपको परिणामी तीव्रता दिख रही है क्या? बिल्कुल सही। और ये क्या हो गया? फाइ। अब सोच लो आप, और ये क्या है मालूम है आपको? ये क्या है? अक्ष। अरे ये अक्ष है ना, ये भाई साहब को यहां ले चलो, ये आ गया अक्ष, हो गया ना? तो
तो मालूम है आपको ये एंगल कितना है, थीटा। हम एक बहुत शानदार क्वेश्चन का आंसर देंगे, बहुत शानदार। अरे अक्ष रेखा है ना, इस अक्ष रेखा को मैं यहां बनाऊं तो भी थीटा बनेगा, यहां बनाऊं तो भी थीटा बनेगा, क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो हम एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमने कुछ भी इसके अंदर बदलाव नहीं किया अभी तक, वही है। जैसे ये E1 है तो E1 लिख दिया, E2 है तो E2 लिख दिया, और ये परिणामी तीव्रता है ये फाई है, और ये कोण थीटा है पहले से, ये तो दे रखा है भाई। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर tan फाई क्या होता है, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और फिर ये बच गया आधा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो लंब कौन सा हुआ, लंब E2, और बटे आधार कौन सा हुआ, E1। तो फाई बराबर आ गया tan इनवर्स E2 अपॉन E1, tan इनवर्स E2 अपॉन E1। तो फाई बराबर, चाहो तो मान रख लो, E2 का मान बोलो, अभी भी निकल गया यार E2 का मान क्या था, याद है, KP2 अपॉन R3, ये है ना P2, इसके लिए निरक्षीय याद है, अभी अपन ने समीकरण लिखा हुआ है वो मिटा दिया अपन। और P1 E1 के कारण तीव्रता, जो P1 के कारण तीव्रता है वो कितनी आएगी, 2kP1 अपॉन R3, कुछ कट गया, फाई बराबर tan इनवर्स R³ से R³ रवाना कर दो, K से K रवाना कर दो, P2 अपॉन 2P1। ये तो जनरलाइज आंसर है, लेकिन जो सवाल मैंने दिया है उसका आंसर नहीं है अभी। एक तरह से मैं चाहता तो यही वही मान रख देता, लेकिन मैं आपको एक साथ दो क्वेश्चंस पर घुड़सवारी करना सिखा रहा हूं। अगर P1 P2 में बना करके दे दूं आपको, तो फिर वहां कैसे सॉल्व करो, तो आपको उसका भी पिक्चराइजेशन कर दिया मैंने इसके अंदर, कि अगर P1 P2 की फॉर्म में न्यूमेरिकल दूं तो फाई कैसे निकालोगे, ताकि आप चक्कर नहीं खाओ, ये और सर ने तो r थीटा, वो cos थीटा, sin थीटा में बताया था, ये तो P1 P2 आ गया। घबराने की बात नहीं, दो पिक्चर एक साथ चल रही हैं। अब वैल्यूज रख दो, P2 P sin थीटा, 2 P1 P cos थीटा। अरे ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, ये भी गया। देन फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये क्या हो गया, आधा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। फाई बराबर tan इनवर्स हाफ tan थीटा। जैसे मान लो मैं इसका मान दे दूं, थीटा का मान जो दूंगा, tan थीटा का मान रखूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, tan इनवर्स करूंगा, फाई का मान आ जाएगा। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात जो मैं कह रहा था कि आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आंसर दोगे इससे, इस चित्र को देख करके बताओ। परिणामी तीव्रता द्वारा अक्षीय रेखा के साथ बनाया गया कोण, परिणामी तीव्रता द्वारा अक्षीय रेखा के साथ बनाया गया कोण। तो अक्षीय रेखा ये है, परिणामी तीव्रता ये है, ये टोटल कोण कितना बन गया, अल्फा बराबर थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको शीट में एक न्यूमेरिकल इसका दे दूंगा, जिसको सॉल्व कर लेना, आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा रिवाइज हो गया एज इट इज। ये था बिंदु P पर, जो कि r थीटा जिसके निर्देशांक हैं, उस बिंदु पर तीव्रता का मान कैसे निकालेंगे। अब शॉर्टकट देख लो, आपने किया क्या इसके अंदर, दिखने में लिखने में बहुत बड़ा है, ऐसा लगता है 2 पेज बढ़ दिए सर आप, कैसे याद करूंगा मैं, याद तो करना ही नहीं, इसमें याद नहीं करना, सिर्फ एक थॉट अप्लाई करना है। सवाल वही है जिसका आंसर आपने दिया था,
मैंने प्रॉब्लम दी थी आपको और आपने उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पर डाला। वही प्रॉब्लम कि एक माइनस क्यू शॉर्टकट देख लो, ये प्लस क्यू, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर होता है। इस बिंदु पर तीव्रता का मान निकालना है आर थीटा। सिंपल काम किया है, ये पी है, मैंने सिंपल सा एक ही काम किया कि इसको दो भागों में तोड़ दिया। एक तरफ P1 आ गया, एक तरफ P2 आ गया। अब P1 P2 के मान तो आप जानते हैं, जिधर कोण होता है उधर घटक cos थीटा आता है और दूसरा घटक ये cos थीटा के साथ आता है। P1 बराबर P cos थीटा और ये आएगा P sin थीटा। हो गया। अब देखो इसके कारण यह तीव्रता निकाल लूंगा, अक्षीय बिंदु पर तीव्रता E1 इधर आ जाएगी। इस P2 के लिए निरक्ष हो गया, निरक्ष पर तीव्रता इधर आ जाएगी। इनके मान लिखना मुझे आता ही है और इन दोनों की परिणामी तीव्रता का मान यह और इस कोण का मान 5। तो मैंने सिर्फ मेरा कंसेप्ट मजबूत रखा। द्विध्रुव की दिशा में खींची गई रेखा अक्ष रेखा, द्विध्रुव यूं रखा हो तो ये रेखा क्या कहलाएगी? अक्ष रेखा। द्विध्रुव यूं रखा हो तो ये रेखा क्या कहलाएगी? अक्ष रेखा। द्विध्रुव की दिशा में खींची गई रेखा अक्ष रेखा और द्विध्रुव के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? ये पेन क्या है? द्विध्रुव। तो बताओ ये अंगुली क्या है इसके लिए? निरक्ष। अच्छा बताओ चलो, कोई पूछे ये अक्ष है निरक्ष है? कई बच्चों आंसर दे दो। ये अक्ष है निरक्ष है? ये पेन द्विध्रुव है, बताओ ये अंगुली अक्ष है निरक्ष है? निरक्ष, क्योंकि द्विध्रुव अब ये है। द्विध्रुव के लंबवत खींची गई रेखा क्या है? निरक्ष। निरक्ष पर तीव्रता kp/r3, अक्ष पर तीव्रता 2kp/r3। अक्ष पर तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, निरक्ष पर तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा। ये बात है। तो ये एक सिंपल सा द्विध्रुव आघूर्ण को एनालाइज करने का तरीका था। अब चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया। इसमें एक छोटी सी बात और है जो आप रीड करने से ही समझ में आ जाती है। इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युत दर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। देखो क्या होता है, एक मेटालिक डिस्क होती है, और इसके साथ एक मेटालिक रॉड लगी होती है। इस रॉड से दो सोने की पत्तियां लगी होती है। सोने की पत्तियां, सोने की क्यों, चांदी की क्यों नहीं, या तांबे की क्यों नहीं? सब चालक है। हाँ यार, इसका आंसर तो बताओ, तुम लोग बताओ। केमिस्ट्री में पढ़ा है 11वीं में? कहां पढ़ा है सर 11वीं में? याद करो। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा है क्या? यस पढ़ा है। अल्फा कणों का प्रकीर्णन कैसे करवाया गया था? 2 × 10⁻⁻7 मीटर मोटाई की गोल्ड लीव से, गोल्ड की पतली पन्नी से। वहां गोल्ड की पन्नी क्यों थी? जो कारण वहां था वही कारण यहां है। अब वहां कारण पता है आपको? वैसे पता होगा, आप तो इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि हम इतनी पतली पन्नी केवल गोल्ड की ही बना सकते हैं। तन्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। इतनी पतली पन्नी हम और मेटल की नहीं बना सकते आसानी से। तो ये गोल्ड लीव्स है, बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की होती है। थोड़ा सा भी बल लगेगा तो फैल जाएंगी, आकर्षण बल लगेगा तो पास आ जाएंगे, प्रतिकर्षण लगेगा तो दूर हो जाएंगे। यहां पर इसको हम बिल्कुल निर्वात करके रखते हैं ताकि ये पत्तियां हिले नहीं, ताकि इन पत्तियों पर कोई हवा का झोंका या कोई और दूसरा बल इनको डिस्टर्ब ना करे। और इसको एक कांच की बोतल में इस तरह से, ये कांच की बोतल है,
इसके अंदर इसको इस तरह से बंद कर देते हैं और इस बोतल में इसको भी भूसंपर्कित करके रखते हैं ताकि हमारा हाथ वाथ टच हो जाए तो हमारे अंदर बॉडी में चार्ज होता है वो इसको लग जाएगा, या कोई और दूसरे इसकी आउटर सरफेस पर अगर कोई चार्ज है तो सारा का सारा भूमि में चला जाए। इसलिए ये है मेटालिक डिस्क और ये मेटालिक रॉड मतलब धातु की छड़, और ये गोल्ड लीव्स है मतलब सोने की पन्नियां हैं, पतली पतली पन्नियां हैं। अब देखो ये बिल्कुल यूं चिपकी हुई होती है लाइक दिस, एक पन्नी ये और दूसरी पन्नी ये इस तरह से होती है, बिल्कुल यूं चिपकी हुई होती है। लेकिन अगर मान लो मैं कोई भी, ये मेरे पास एक आवेशित छड़ है, किसी ने कहा सर बताओ इस पे आवेश है या नहीं, तो क्या मैं देख के बता सकता हूं कि इसके ऊपर आवेश है? नहीं, आवेश को देख थोड़ी सकते हैं, आवेश को डिटेक्ट कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट से, लेकिन आंखों से नहीं देख सकते। तो मैंने क्या किया, इस छड़ को यहां स्पर्श करवा दिया। जब मैं इस छड़ को यहां स्पर्श करवाऊंगा, ये है छड़, अगर मैं इस छड़ को इसको स्पर्श कराऊंगा तो क्या होगा, ये चालक होने की वजह से ये आवेश यहां अंदर जाएगा और ये आवेश इस गोल्ड लीव पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। अब बताओ ये चिंगू मिंगू के बीच में कौन सा बल लगेगा? दोनों पर सजाती आवेश है, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे और दूर भागेंगे तो हमें नजर आएगा, कैसे? आंखों से। देखो हमने इसका आवेश पहचान लिया, ये दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब ये छड़ आवेशित है, ये छड़ आवेशित है क्योंकि ये इसी का आवेश इन पर गया और प्रतिकर्षण बल लग गया, और प्रतिकर्षण बल लगते हम समझ गए इसका आवेश दिख गया। देखो यहाँ कि सर आवेशित है, दिख गया ना। अब देखो, अब आपका काम है, मेरा काम इसका कंसेप्ट समझाना था। ये सोने की पन्नियां, ये कबाड़ा हटा देता हूं। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको यहां देने हैं। ये तो आपका मैंने बता दिया कि क्या करता है। पहले तो आपसे पूछा जाए कि विद्युतदर्शी क्या होता है? क्या होता है विद्युतदर्शी? ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर, ये हमारे लिए वस्तु है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का संसूचन किया जाता है। हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर आवेश नहीं है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये भी बता सकते हैं कि इस पर आवेश धनावेश है या ऋणावेश। अभी बताता हूं मैं आपको कैसे। वो मेरे दो सवाल है आपसे, दो सवाल है बंधु, ये समझ आया? इस उपकरण का नाम क्या है? विद्युतदर्शी। क्या काम आता है? पहले तो इसका नाम, दूसरा काम। नाम विद्युतदर्शी, काम किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को संसूचित करना, ये काम हो गया। और इसका सिद्धांत, नाम, काम और सिद्धांत, तीन चीजें आपको मालूम होना चाहिए। नाम तो विद्युतदर्शी है और काम है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का संसूचन करना। और सिद्धांत क्या है? इन दोनों स्वर्ण पत्रों के मध्य विस्थापन जितना ज्यादा होगा, इन दोनों के मध्य विस्थापन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब वस्तु पर आवेश का मान उतना ही ज्यादा है। क्योंकि कूलाम कहता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। जितना ज्यादा आवेश होगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा बल लगेगा इनके मध्य फैलाव उतना ही ज्यादा होगा। विस्थापन की जगह हम इसको फैलाव बोलेंगे। फैलाव, इन दोनों के मध्य फैलाव जितना ज्यादा है, आवेश का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। ये है इसका सिद्धांत। नाम विद्युतदर्शी। देखो इसका नाम क्या है? विद्युतदर्शी। काम क्या है? वस्तु पर आवेश का संसूचन।
और सिद्धांत क्या है, फैलाव जितना ज्यादा आवेश का मान उतना ही ज्यादा। तो मेरे दो सवाल में मिले, ये मेटालिक डिस्क, ये मेटालिक रॉड, मेटालिक बार बार शब्द इसलिए काम में ले रहा हूं, चालक है और आवेश केवल चालक में ही चल सकता है, बार बार मेटालिक शब्द काम में ले रहा हूं। मेटालिक डिस्क, मेटालिक रॉड, ये बोलने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि भाई इनमें आवेश चल सकता है। इधर देखो, ये सवाल है, कौन सा आवेश है, प्लस आवेश हो गया। और ये है वस्तु, ये वस्तु, ये आपका सवाल है। अब इसमें एक लाइन और सुन लो, यदि वस्तु को धात्विक चक्ति से स्पर्श करवाने पर फैलाव और बढ़ जाता है। अगर मैं इसको इस पे स्पर्श कर रहा हूं और इनका फैलाव और बढ़ जाता है, तो वस्तु पर आवेश की प्रकृति बताओ। कुछ आ रहा है दिमाग में, लगा दो। ये मेटालिक है, जो स्पर्श कराऊंगा आवेश चलेगा, पहले ही फैला हुआ है। जैसे पहले गुस्सा आ रहा है किसी को, मुंह फूला हुआ है, और एक तब से एक दो और फूल गया, इसका मतलब क्या हुआ, समझ जाओ। वस्तु को धात्विक चक्ति से स्पर्श कराने पर फैलाव और बढ़ गया, इसका मतलब जिस वजह से उसको गुस्सा आ रहा था, आपने वो वजह और बढ़ा दी उसकी, जब तो उसका मुंह और ज्यादा फूल गया। यह आवेश फैलाव और बढ़ गया, इसका मतलब, इसका सिद्धांत देखो क्या है, फैलाव ज्यादा तो इसका मतलब आवेश का मान भी ज्यादा, ये है इसका सिद्धांत भी। फैलाव जितना ज्यादा होगा आवेश, इसका मतलब यह आवेश बढ़ गया, और आवेश बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ, इस वस्तु पर भी कौन सी प्रकृति का आवेश है, धन आवेश है। जब भी तो इसको इस पर स्पर्श कराते ही धनावेश यहां पर और बढ़ गया, और आवेश और बढ़ने का मतलब है उनके मध्य फैलाव का मान और बढ़ गया। आपसे कहा जा रहा है फैलाव बढ़ गया, तो एक सवाल नहीं। दूसरा सवाल, ऐसा नहीं है आप भी सोचिए बोला यहां फैलाव बढ़ गया, इसका मतलब फैलाव बढ़ गया, इसका मतलब वस्तु एवं पत्री सजातीय आवेशित, सजातीय आवेशित है तो मतलब समझ में आएगा, यहां प्लस है तो इस पर भी प्लस हो। चलो आंसर दो, ये वस्तु और आवेश क्या है, माइनस, स्पर्श करने पर यदि फैलाव बढ़ जाए तो वस्तु का आवेश बताओ, वस्तु पर आवेश बताओ यार, बताओ। अगर मैं इसको इससे स्पर्श कर रहा हूं और इसका फैलाव और बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, वही आदमी को गुस्सा आ रहा है, उसको वही बात और सुना दो तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ फैलाव बढ़ गया, फैलाव बढ़ गया, इसका मतलब आवेश भी बढ़ गया। इसका मतलब इसने भी इसको कौन सा आवेश दिया, ऋण आवेश दिया, जब भी तो यहां आवेश का मान बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सजातीय, यहां ऋण है, इसका मतलब इस पे भी ऋण होगा, इसका मतलब ये है। एक सवाल और देखो, बताओ, ए प्लस है और ये वस्तु है,
स्पर्श कराते यदि फैलाव घट जाए तो वस्तु पर आवेश की प्रकृति, अब तो आ गया हुआ है यार, यदि वस्तु को स्पर्श कराते फैलाव पहले से घट जाए तो इसका मतलब जो वस्तु है उस वस्तु के आवेश का संसूचन हो जाएगा। आपका दिमाग बताएगा क्या आंसर आएगा। पहले तो सिद्धांत, चूंकि फैलाव घट गया है, फैलाव घट गया, फैलाव घट गया है, इसका मतलब आवेश भी घट गया है, और आवेश तभी घट सकता है जब ये वस्तु इसको इसकी विपरीत प्रकृति का आवेश दे। अगर ये प्लस है तो इस वस्तु पर ऋणावेश होगा। इसका मतलब पत्री एवं वस्तु विजातीय आवेशित है, विजातीय आवेशित है। आप इन क्वेश्चंस को लिख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, घसड़ पसड़ लिखा हुआ है सारा, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, लेकिन आपको वो जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी पूरा एक साथ देखोगे तो घसड़ पसड़ है, अब जूम करके देखना, ये दिखेगा तो एक सवाल नजर आएगा, ये दिखेगा तो एक सवाल दिखेगा, एक सवाल दिखेगा, और इसमें जो मेन चीजें हैं वो मैंने लिख दिया, नाम, काम और सिद्धांत। ये राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन है तीनों। विद्युतदर्शी का सिद्धांत बताओ, बहुत आसान है। विद्युतदर्शी का सिद्धांत क्या कहता है, इसकी स्वर्ण पत्रियों के मध्य जितना ज्यादा फैलाव होता है वस्तु पर आवेश की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती है। सिद्धांत के बाद काम क्या करता है, वस्तु पर उपस्थित आवेश का संसूचन करता है। तो ये हो गया विद्युतदर्शी। अब एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है, उसका भी आंसर दे दूं, और एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपको हो सकता है परेशान किया हो उसने, तो उसका बेसिक भी बता दूं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको आज हिंट दूंगा, अभी सॉल्व करो, नहीं आए तो फिर बताऊंगा। पहले तो एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, मैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं। अगर राजस्थान बोर्ड में वो का वही सवाल दे दूं, केवल एक शब्द बदलूंगा, मेरा पूरा सवाल बदल जाएगा। आपके पहले बुक का क्वेश्चन देखो, दो विजातीय आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, समान परिमाण विजातीय आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य लगने वाले बल का मान, बल कितना है F, इन दोनों के मध्य, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। अब आपसे कहा जा रहा है 75% आवेश एक से दूसरे में ट्रांसफर करो, 75% आवेश एक से दूसरे में, इसका इसको दे दो चाहे इसका इसको दे दो, कैसे भी कर दो, ट्रांसफर करने पर नया बल। ये आपका सवाल आपकी बुक का क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है, और पहले आपको ये कॉम्पिटिशन में आया हुआ है और बोर्ड में भी। तो बड़ा आसान काम है। पहले तो प्रारंभिक बल, प्रारंभिक अवस्था में बल, सूत्र बोलो, F बराबर इसका परिमाण Q K, इसका परिमाण Q, इसका परिमाण भी Q अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और नई अवस्था, नई अवस्था में पहले आवेश बताओ, ये Q है, इसमें से Q में से इसका 75%, 75% जान दो, अच्छा 50% क्या होता है, आधा, 25% क्या होता है, 1/4, तो 75% कितना हो गया, 3/4, इसका 3/4 आवेश ट्रांसफर कर दो, इधर घटा दो। अरे जैसे दो रोटियां हैं, इसकी आधी रोटी इधर दे दो तो इधर तो आधी रहेगी, इधर 1.5 होगी। अगर 3/4 इसमें से कम कर दूंगा तो इधर पहले कितना था, -Q। अब यहां घटा है तो यहां क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, 3Q/4।
ये इधर जोड़ दो। तो बताओ यहाँ Q था 3/4 हट गया तो यहाँ क्या बच गया Q/4 Q/4 हो गया ना यार। और यहाँ कितना हो गया देखो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, यहाँ कितना हो गया -Q/4। देख लो ध्यान से, इधर से हटाया और इधर जोड़ दो। 3/4 रोटी इधर से एक की थाली में से हटा करके दूसरी थाली में रख दी, तो एक में माइनस होगी और दूसरे में प्लस होगी। अब बताओ नया बल F' बराबर K, Q1 की जगह ये, Q2 की जगह ये, माइनस नहीं आएगा। कूलाम कहता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपातिक, याद करते रहो बटे, अब दूरी का मान तो वही है भी हम, दिस इज F' बराबर K इंटू Q इंटू Q अपॉन 16, 4 चौके 16, और ये R²। बताओ, अरे आ गया आंसर आ गया। F' बराबर 1/16 गुणा Q अपॉन R², ये किसका मान है? पुराने बल का। तो F' बराबर आ गया 1/16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स, राइट। इसका मतलब अगर मैं 3/4 आवेश को ट्रांसफर कर दूं तो न्यू फोर्स विल बिकम 1/16 पार्ट ऑफ इनिशियल फोर्स। इसी सवाल में अब सुनना ध्यान से, एक शब्द चेंज कर रहा हूं बस। आपको दिया था दो समान परिमाण के विजातीय आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य बल का मान F है। एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को ट्रांसफर करते हैं तो नया बल क्या होगा? बच्चे एक बार दो बार सवाल करते हैं तो ये आंसर रट गया दिमाग में। अब मैं केवल एक शब्द नहीं, एक अक्षर चेंज करूंगा। समान परिमाण, दो समान परिमाण के सजातीय, विजातीय की जगह सजातीय, वी शब्द को स कर दिया मैंने, तो एक Q और दूसरा भी Q। इसका एक का 75% दूसरे को सरका दूं अगर, तो नया बल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। केवल एक अक्षर बदला है मैंने, देखो आंसर में तो ब्लेंडर चेंजेस आएंगे। अब जो बच्चे इसको समझ चुके हैं कि इसमें क्या किया है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी मेरे साथ इधर आते जाओ। पुराना बल है बराबर Q अपॉन R²। 75% आवेश ट्रांसफर करने पर, कर दो यार, इसका 75% उसको दे दो। दोनों के पास अभी एक एक रोटी, इसमें से 75% गायब कर दो और दूसरे में 75% जोड़ दो, तो ये दावाई कितने हो गए? Q/4, ये Q/4 लिख दिया। इन दोनों का मान कितना आ गया? देखो देखो देखो, 3/4 इसमें कम हो गया तो 3/4 वहां जुड़ गया, 4Q और 3Q, 7Q/4, 7Q/4, and the distance between charges is smaller. New force F', कूलम का नियम लगा दो, Q1 Q2 अपॉन R², Q1 Q2 अपॉन R²। F' बराबर ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 16, Q अपॉन R², और ये तो वही पुराना वाला बल है, तो F' इक्वल्स टू, अगर विजातीय की जगह सजातीय हो जाए तो नया बल विजातीय में पुराने बल का 1/16वां भाग, लेकिन इसका 7 गुना बल होता है इस अवस्था में, 7 टाइम्स। 1/16 गुना F को 7 से गुना कर दिया आ जाएगा, तो इस तरह का आंसर आएगा। एक 5 मिनट की प्रॉब्लम और है, वो और देख लो। हिंट दूंगा मैं उसका,
एक बच्चे ने पूछा है वो सवाल, इसका ये पूछा था, इसका आंसर मिल गया। एक आपको दो आवेश दे रखे, दो आवेश दे रखे हैं, Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी का मान R है और इनके मध्य लगने वाले बल का मान F हो गया। F बराबर सूत्र लगा दो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 हो गया काम। आपको सवाल में दे रखा है दोनों आवेश विजातीय हैं, क्या बल के मान पर कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। पड़ गया, बल के मान पर प्रभाव पड़ गया। कहां पड़ा सर? वही तो है। अरे पहले प्रतिकर्षण था, अब क्या हो गया? आकर्षण हो, फर्क पड़ गया, बल की प्रकृति चेंज हो गया। पहले सजातीय थे तो प्रतिकर्षण बल था और अब क्या हो गया? आकर्षण बल हो। Q1 Q2 के मान आपको नहीं दे रखे, इस बल का मान दे रखा है F का मान हो गया। अब इन दोनों आवेशों को स्पर्श करवा दो। मान लो 10 माइक्रोकूलम और ये माइनस का 4 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम और दूसरा माइनस का 4 माइक्रोकूलम, दोनों को स्पर्श करवा दिया और अलग अलग कर दिया। तो याद करो, दो आवेशित चालकों को स्पर्श करवा करके अलग अलग करूंगा तो इनका टोटल जो आवेश होगा वो दोनों पर बराबर बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों चालक समान आकार के हैं। तो आपको कहा जा रहा है दोनों को स्पर्श करवा करके अलग अलग कर दो। स्पर्श करवाकर पृथक करने पर बताओ, लगाओ दिमाग, इस पर कितना आवेश होगा, इस पर कितना होगा, दूरी का मान अभी भी यार, बताओ कितना होगा। दोनों का टोटल आवेश कितना हुआ? Q1 माइनस Q2 बटे 2। जब दो समान गोलों को स्पर्श करवा करके अलग करते हैं तो दोनों गोलों पर आवेश बराबर बराबर विभक्त होता है। कुल आवेश दोनों में बराबर बराबर बांट दो तो यहां भी आवेश आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अब इनके मध्य नया बल F डैश बराबर K Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 अपॉन R स्क्वायर। तो F डैश बराबर K Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब इस सवाल में आपको कुछ मान दिए गए हैं। क्या क्या दे रखे हैं? F डैश दे रखा है, R भी दे रखा है, F डैश भी दे रखा है, दो मान दे रखे हैं और इस F का मान भी दे रखे हैं। कितने मान दे रखे हैं? 3। F का मान भी दे रखे हैं, ये 3 मान दे रखे हैं और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है Q1 व Q2 के मान। Q1 और Q2 के मान ज्ञात करने का बहुत आसान काम है। Q1 और Q2 के मान अगर ज्ञात करने हो तो बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम। इस सवाल में अब हम क्या करेंगे? यहां से इसका मान दे रखा है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का आंसर मान निकाल लोगे, आ जाएगा ना। 4F डैश R स्क्वायर अपॉन के, ये मान रख दूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा, जो भी आंसर आएगा उससे मुझे Q1 माइनस Q2 का मान मुझे पता चल जाएगा। 4F डैश R स्क्वायर अपॉन के। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे करना है, हिंट दे रहा हूं, केवल हिंट दे रहा हूं। Q1 माइनस Q2 का मान आ गया,
क्या निकाल लिया मैंने, Q1 माइनस Q2 का मान पता चल गया मुझे, यहां से मान रख दूंगा ना दोनों तीनों मान। और ये इजी कैलकुलेशन दे रखी है इनकी कि मान रखते ही आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, Q1 माइनस Q2 का मान आपके पास आराम से आ जाएगा। अब क्या करना है, एक छोटी सी बात है इस न्यूमेरिकल में, ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसका रीजन बताओ। आपको मालूम है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 होता है क्या, ऐसा होता है, बराबर Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 प्लस 4Q1 Q2। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, कुछ भी नहीं है। अरे माइनस का 2Q1 Q2 तो प्लस का 4Q1 Q2 कर दिया ना, इसमें से इसको घटाऊंगा तो वापस ही आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये वापस क्या बन गया, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 और Q2। तो देखो इसका मान तो मुझे पता चल ही गया, यहां से सॉल्व कर लिया ना मैंने इसे, और यहां से मुझे पता चलेगा Q1 Q2 का मान। देखो कैसे पता चलेगा, Q1 Q2 बराबर क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन के। ये Q1 Q2 का मान यहां से पता चल जाएगा इस पहले वाली समीकरण से। ये भी पता है और ये भी पता है, तो बताओ Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर का मान आ गया, तो वर्गमूल निकालूंगा तो Q1 प्लस Q2 का मान पता चलेगा नहीं चलेगा। एक तरीका बता रहा हूं, आप सोल्व करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होगा मन में कि यार मैंने सोल्व किया, मैं तो बता ही दूंगा। Q1 माइनस Q2 पता चल गया और Q1 प्लस Q2 पता चल गया, दोनों को जोड़ दो, इस समीकरण को और इस समीकरण को। Q1 माइनस Q2 बराबर मान लो x1 आ गया और Q1 प्लस Q2 बराबर x2 आ गया। जोड़ दूंगा तो ये कट गया, 2Q1 बराबर x1 प्लस x2। तो Q1 का मान आया नहीं आया, आ गया। Q1 का मान किसी भी एक समीकरण में रख दूंगा तो Q2 का मान भी आ जाएगा। ये आपका सवाल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैथ्स वाले बच्चे तो इसको यूज करते रहते हैं इसका अलजेब्रा के अंदर, और वैसे आपने 10th क्लास में भी इसका यूज किया है एक बार, आरडी में क्वेश्चन है तो उसके अंदर यूज करते हैं आप लोग। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, और ये कैसे आया मैंने आपको बता ही दिया, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर भी जानते हैं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर भी जानते हैं, दोनों से सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग। करना इस तरह के क्वेश्चन में आपको आज लिख करके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा कि इसका यूज कौन से क्वेश्चन में करना है, वो क्वेश्चन डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो कल प्रॉब्लम्स बताऊंगा, आज आप लोग बुक की प्रॉब्लम्स कर लो, सारी करो, बहुत आसान लगेगी अब आपको प्रॉब्लम्स। और जो आपको क्वेश्चंस नहीं आए व्हाट्सएप पर डाल दो कि भाई ये फला फला क्वेश्चंस हमें नहीं आए। कुछ क्वेश्चंस की टेक्निक और बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्वेश्चंस करेंगे तो ही काम चलेगा, ठीक है। तो आज आप लोग क्वेश्चंस करो और फिर कल मैं आपको उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दूंगा। जो जो आपको नहीं आए व्हाट्सएप पर डालो, कुछ तो मैं व्हाट्सएप पर ही बता दूंगा, और जो ऐसा लगेगा मुझे सबको बताना चाहिए वो बोर्ड पे बताऊंगा। और कुछ नई टेक्निक्स और देखो कल क्या होती है, तो कल पढ़ेंगे बाकी का। हैव अ गुड डे, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।